जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो है हमारी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। आज हम जिस पे बात करने वाले हैं, हमारी जो टॉपिक है, हमारी टॉपिक है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशन मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। इसका हम मीनिंग और डिफिनेशन, इसका स्कोप क्या है और इसका प्रकृति क्या है, ठीक है, इसका नेचर क्या है, इन्हीं सब बातों पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आपके समय को ज्यादा ना लेते हुए आज की कक्षा को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। आज की जो बात करी जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा का अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। इन सब बातों पे हमने पिछली कक्षा में बात कर लिया था, थोड़ी सी एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। तो गांधी जी के अनुसार देखा जाए तो गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास को ही क्या शिक्षा कहते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो है मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, ठीक है। तो मनोविज्ञान के अर्थ की बात करी जाए तो जो मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी अंग्रेजी शब्द का जो है ये मनोविज्ञान जो है अंग्रेजी शब्द के साइकोलॉजी से बना, किससे बना हुआ है? साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। किसका है? साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। और ये देखा जाए तो हिंदी रूपांतरण जो कि एक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। पहला क्या है आपका? पहले एक तो आपका लोगस हो गया, दूसरा क्या हो गया? साइकी हो गया। लोगस हो गया और साइकी हो गया। अब हम बात करते हैं कि लोगस का क्या अर्थ होता है। लोगस का क्या अर्थ होता है? तो देखा जाए लोगस की बात करिए तो इसका अर्थ होता है विचार विमर्श करना, अध्ययन करना, ठीक है। लेकिन यही अगर देखा जाए कि साइको का यानी कि जो साइकी है उसका अर्थ देखा जाए तो उसका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न होता है, समय समय पर वो बदलता रहता है। जैसे आत्मा, मन आदि के रूप में इसका अध्ययन किया जा सकता है, इसका जो है विचार विमर्श किया जा सकता है, ठीक है। तो जो है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द के जो साइकोलॉजी शब्द है यानी कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी शब्द के साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जो कि एक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। किसके? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक तो साइकी, दूसरा है लोगस। साइकी का अर्थ जो होता है वो समय समय पर बदलता रहता है, जैसे आत्मा, मन आदि से इसका लगाया जा सकता है। और जो लोगस है, लोगस का अर्थ होता है विचार करना, विमर्श करना, ठीक है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आत्मा के बारे में विचार विमर्श करना, अध्ययन करना ही क्या, जो आत्मा है, आत्मा के बारे में विचार विमर्श करना, अध्ययन करना ही क्या मनोविज्ञान कहलाता, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य क्या है कि शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता। क्या? जो व्यक्ति है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, यानी कि शिक्षा मैं ले रहा हूं, शिक्षा या आप ले रहे हैं शिक्षा, या आप है शिक्षक या मैं हूं शिक्षक, तो उनके व्यवहारों का, उनके परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या क्या है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। तो अब मनोविज्ञान की बात करी जाए तो साइकोलॉजी में मनोविज्ञान के देखा जाए तो स्कैनर है, ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। किससे? शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित। किससे? अधिगम से, यानी कि लर्निंग प्रोसेस से संबंधित है, ठीक है। क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का विवरण एवं व्याख्या देता है। देखिए शिक्षा की बात करी जाए तो हमेशा शिक्षा की बात करी जाए तो यही बात चल निकल कर आ रही है कि जो शिक्षा को सीखने की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा सीखने की जो प्रक्रिया है वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक या मृत्यु अवस्था तक हमेशा बरकरार रहती है। तो उन्हीं चीजों को क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम यानी कि लर्निंग के अनुभव को का विवरण एवं व्याख्या देता है, ठीक है। अब बात करें स्टीफन के अनुसार, तो स्टीफन कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना ही इनके द्वारा कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, ठीक है। नॉल के अनुसार देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक क्रिया या परिवर्तन या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो कहीं ना कहीं मिला के देखा जाए तो जो शिक्षा यानी कि जो साइकोलॉजी है, जो यानी कि मनोविज्ञान है, उसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या देखा जा रहा है, जो
कि क्या देखा जा रहा है, लर्निंग प्रोसेस, यानी कि लर्निंग प्रोसेस में कहीं क्रमबद्धता से तो कहीं उसको जो है परिवर्तित करने से। तो इस प्रकार से देखा जाए तो शिक्षा है, शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में देखा जा रहा है तो शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित, सामाजिक प्रक्रिया से आप सीख क्या रहे हैं, उसमें परिवर्तन क्या कर रहे हैं, तो व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या अध्ययन कर रहे हैं, यही सारी चीजें इसमें है। ठीक है, अब इस प्रकार अगर हम देखें तो मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक क्रिया एवं अनुभव का अध्ययन किया जाता है। किसका? व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक क्रियाओं एवं अनुभव का अध्ययन किया जाता है। ये किसमें? शैक्षणिक परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, क्या? शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका ध्येय शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना तथा अधिगमता की योग्यता एवं अभिरुचियों का आंकलन करना है। यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत रहता है। यानी कि जो आप शिक्षण को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अधिगम का प्रयास कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें वो सुधारने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पे बात कर लेते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान, क्या? एक वस्तुपरक विज्ञान यानी कि मटेरियल साइंस है। क्या है? वस्तुपरक विज्ञान है, मटेरियल साइंस की बात कर रहा है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर, क्योंकि इसमें शैक्षणिक परिस्थिति के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बालक क्रीड़ाएं कर रहा है, बालक क्या काम कर रहा है, उन सभी पहलुओं को एक केंद्र में रखकर उनका अध्ययन किया जा रहा है। जो बालक है, जो शिक्षण का कार्य कर रहा है, यानी कि एक होता है ना, एक शिक्षक होता है, एक सिखाने वाला होता है, एक सीखने वाला होता है। तो जो सीखने वाला है उसके परिप्रेक्ष्य में बात करी जा रही है कि जो बालक है यानी कि जो विद्यार्थी है उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी में। ठीक है, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत की अगर बात हम करें तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान वस्तुपरक विज्ञान है। ठीक है, शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, जो है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय वस्तु, यानी कि क्या है, उसका एक थीम है। क्या? उस बालक के व्यवहार का, वो बालक का व्यवहार कैसा है उस पर अध्ययन किसमें किया जाता है? साइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण के अधिगम क्रियाकलापों से है, यानी कि अधिगम की बात कर रहा है, लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहा है, लर्निंग क्रियाकलाप की बात कर रहा है। तो व्यक्ति या स्टूडेंट या बालक जिस भी रूप में आप उसे समझें, वो क्या, वो जैसे सीख रहा है, उसके अधिगम यानी कि उसके सीखने की, उसके लर्निंग प्रोसेस क्या है, वो क्रियाकलाप क्या कर रहा है, किस तरीके से वो सीख रहा है, इन्हीं सब बातों को केंद्र में रखकर नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। तो अगर कहा जाए कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, तो मनोविज्ञान की प्रकृति यही है कि जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान की एक वस्तुपरक विज्ञान है, वो क्या है, व्यवहार परक विज्ञान है, वह उसका जो है क्रियाकलाप का अध्ययन है, बालक के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, एक क्या है, मनोविज्ञान या विषय वस्तु की थीम, यानी किसकी, अध्ययन की थीम है। ठीक है, अब आगे देखा जाए क्या, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृतिक वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक होती है। ठीक है, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकता यानी कि लर्नर के व्यवहार के वैज्ञानिक विधियों, नियमों तथा सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये विधायक, ठीक है, विधायक और नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान है। विधायक विज्ञान के तत्व यानी फैक्ट, जबकि नियामक विज्ञान की मूल्यांकन पर आधारित होता है। यानी कि फैक्ट क्या है और उसका मूल्यांकन करना है, फैक्ट को हमको मूल्यांकन करना है। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये एजुकेशन जो है साइकोलॉजी एजुकेशन, उसके नेचर के अंतर्गत, उसकी प्रकृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब शिक्षा का स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है। जो शिक्षा है उसका क्या है, संश्लेषणात्मक स्वरूप है, और मनोविज्ञान का क्या है, एनालिसिस करना है, विश्लेषणात्मक करना है। ठीक है,
चलिए इतनी बात समझ में आएगी। अब हम कहें शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य पे बात करें, यानी स्कोप क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका स्कोप क्या है। अब हम अगर स्कोप को अच्छे से समझेंगे तो हम एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी को अच्छे से समझ सकेंगे कि ये जो साइकोलॉजी एजुकेशन की है ये क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है। ठीक है, तो चलिए आइए बारी बारी से एक एक हम समझते हैं कि स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है। शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में मनोविज्ञान मदद करता है। क्या करता है? शिक्षक की महत्वपूर्ण समस्या में मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी क्या करता है? मदद करता है। और यही सब समस्याएं, उनका समाधान शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बनाते हैं। यानी कि जो शिक्षा है उसके महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं उनके समाधान में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, यही मदद करना ही क्या उसका क्षेत्र है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गैरिसन के अनुसार। तो ये गैरिसन ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक एवं उसके विकास, विद्यार्थियों के मूल्यांकन, लर्निंग प्रोसेस, अधिगम एवं अभिप्रेरणा, अनुदेशन तथा समायोजन आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है। यानी कि वो जो बालक है, जो विद्यार्थी है, उसकी जो समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं? लर्निंग प्रोसेस की समस्याएं, उसके विकास की, उसके डेवलप की समस्याएं, उसके मूल्यांकन की समस्याएं, उसकी अनुदेशन की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं। हमने समायोजन पे भी बात करी थी, अगली क्लास में बात किया था, पिछली क्लास में हमने, आप लोग वहां से जाके देखिएगा कि समायोजन क्या होता है। तो क्या इन्होंने क्या कहा गैरिसन ने कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक एवं उसके विकास, विद्यार्थियों के मूल्यांकन, अधिगम, लर्निंग प्रोसेस, अभिप्रेरणा, अनुदेशन तथा समायोजन आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड को के अनुसार देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तु क्या? विषय वस्तु अधिगम को प्रभावित करने वाली दशकों से संबंधित। बार बार अधिगम शब्द आ रहा है, यानी कि उसके देखा जाए तो जो लर्निंग प्रोसेस, अगर मूल रूप से देखा जाए तो जो विद्यार्थी है, शिक्षक है, जो बालक है, उसके अधिगम में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके विकास में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके समायोजन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसी का अध्ययन करना ही क्या साइकोलॉजी के अंतर्गत, एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है, उसके कार्य के अंतर्गत रखा गया है, उसके स्कोप के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक पहलू पे। शैक्षणिक निर्देशन एवं परामर्श। अध्यापक एक पुनीत कार्य करता है कब? जब विद्यार्थी विद्यालय में व्यक्तिगत जीवन से में अनेक अवसर पाता है और उन्हें जब सही मार्ग की आवश्यकता होती है, तो जब सही मार्ग की आवश्यकता होती है तो आपको सही मार्ग कौन दिखाता है? आपके अध्यापक दिखाते हैं। जैसे आप विपरीत परिस्थिति में आप समस्याग्रस्त हैं, आपके पास अथाह समस्या है, समस्याओं का पिटारा है, ठीक है, तो आपके पास एक बल्क में समस्या, एक झुंड में समस्या उत्पन्न हो गई है, तो लेकिन वो समस्या कैसी होनी चाहिए? वो शैक्षणिक समस्या होना चाहिए, अधिगम की समस्या होनी चाहिए। ठीक है, मूल रूप से बात कर रहा हूं मैं। हालांकि और भी समस्याओं का निपटारा अध्यापक आपके करते हैं, लेकिन मूल रूप से जो समस्याएं आपके अधिगम में जो समस्याएं हैं, आपके शैक्षणिक विषय में जो समस्याएं हैं, आपके डेवलप में जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं का मार्गदर्शन, उस समस्याओं का निपटारा, उस समस्याओं से निपटने का निर्देश, उस समस्याओं से निपटने का परामर्श देने का काम कौन? अध्यापक कर रहे हैं। ठीक है, तो शैक्षणिक और वेबसाइटों के क्षेत्रों में देखा जाए तो जब समस्या उत्पन्न होती है तो विद्यार्थी क्या करता है? अपने शिक्षक से संपर्क करता है कि मुझे यहाँ पढ़ने में समस्या हो रही है, यहाँ समस्या हो रही है। तो शिक्षक क्या करता है? कक्षा में समायोजित विद्यार्थियों को एक बल्क में समस्या जो उनकी उत्पन्न हो रही है, यानी कि जो झुंड में सभी विद्यार्थियों की समस्या उत्पन्न हो रही है, उस पर निर्देश देने का काम कर रहे हैं, उस पर परामर्श देने का काम कर रहे हैं। तो उस विद्यार्थियों के वातावरण को अधिगम स्तर पर, स्मृति पर, उनकी योग्यता पर, उनकी बुद्धि पर, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य आदि का अध्ययन, आदि की समस्याओं का निपटारा करने का काम हमारा क्या कर रहा है? अधिगम का अध्ययन कर रहा है। कौन? अधिगम अगर हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसमें समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हमारी साइकोलॉजी क्या काम कर रही है? उसको समस्या को जो अध्ययन करने का काम कर रही है। ठीक है, तो जो देखा जाए तो क्या है? यह सब मनोवैज्ञानिक का एक अध्ययन क्षेत्र है। पाठ्यक्रम का निर्माण बार बार आ रहा है, पाठ्यक्रम 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 क्यों आ रहा है? तो सभी देखिए, सभी छात्रों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम बनाना जो है सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक ही अगर देखा जाए, एक समुदाय है, मान लीजिए एक झुंड में 4 व्यक्ति बैठे, तो जो 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, चारों का अलग अलग माइंड होगा, उस चारों व्यक्ति का अलग अलग तरीका, अलग अलग पढ़ने का भी तरीका होगा, अलग अलग विषयों में उनकी रुचि होगी, अलग अलग उनकी आयु होगी, अलग अलग उनकी ग्रहण करने की क्षमता होगी।
तो जो पाठ्यक्रम बना हुआ उनकी क्षमता के अनुसार बना। जैसे कुछ लोग मैथ लेते हैं, कुछ लोग बायो लेते हैं, तो कुछ लोग को मैथ में रुचि है तो मैथ पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैथ का पाठ्यक्रम बना है। जो बायो पढ़ रहे हैं, बायो में रुचि रख रहे हैं, उनके लिए बायोलॉजी, बायो का सिलेबस बना हुआ। जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए कंप्यूटर साइंस का बना हुआ। जो कॉमर्स फैकल्टी से हैं, जो कॉमर्स से हैं, कॉमर्स का उनके लिए सिलेबस बना हुआ। तो पाठ्यक्रम का निर्माण की बात यहाँ करता है कौन? साइकोलॉजी बात करता है कि सभी विद्यार्थियों को देखा जाए तो उनका पाठ्यक्रम एक जैसा नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि सभी की अभिरुचि, सभी बालक की अभिरुचि, रुचि, उनकी आवश्यकता, उनकी आयु, उनकी बुद्धि, उनकी क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब अध्ययन विधि की बात करी जाए। क्या अध्ययन विधि की अगर हम बात कर लें कि अध्ययन विधि क्या है, ठीक है, तो अध्ययन विधि की बात करी जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान अभी विकास की प्रक्रिया है। क्या? तो जाहिर सी बात है, अधिगम हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? लर्निंग प्रोसेस में हैं। लेकिन उसी के साथ साथ आपका जो साइकोलॉजी है वो विकास की प्रक्रिया में। क्यों? क्योंकि अब तक देखा जाए तो विद्यमान अनेक पद्धतियों में उनके स्थानों का अध्ययन के लिए उपयुक्त बैठक नहीं होती, क्योंकि अध्ययन में की विभिन्नता जो है विधियों की खोज करता है और उसे प्रचलित रूप से सुधार करने का प्रयास करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है, तो इसके अंतर्गत निरंतर विकास होता रहता है। जैसे भारत विकासशील देश है, भारत नित्य प्रति विकास कर रहा है। जैसे एक बालक है, डेली कुछ ना कुछ सीख रहा है, अब वो विकासशील है, विकसित नहीं है। व्यक्ति क्या है? अभी विकासशील है, वो विकास के मार्ग पर निरंतर चल रहा है, निरंतर विकास कर रहा है। तो उसके विकास का विषय भी क्षेत्र सीमित नहीं है। क्यों कहा जाता है कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु सैया तक सीखता रहता है? क्योंकि किसी एक बैठक में, जैसे उपन्यास आप लोग पढ़े होंगे, उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता है और वो एक बैठक में नहीं समाप्त की जा सकती है। जैसे कभी आप निर्मला उपन्यास को उठाइएगा, मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास, ठीक है, तो उस उपन्यास को उठाइएगा, एक बैठक में नहीं समाप्त किया जा सकता है। तो उसका क्षेत्र क्या है? उसका क्षेत्र विस्तृत है। उसी तरीके से आपके अधिगम का क्षेत्र विस्तृत है, आपके सीखने का प्रक्रिया विस्तृत है, आपके सीखने का प्रोसेस विस्तृत है। उसका क्षेत्र सीमित नहीं है, जीवन पर्यंत आप सीखते रहते हैं। अब सीखना यानी कि शिक्षा जगत की समस्या रहती है। सीखना क्या? शिक्षा जगत की समस्या बनी रहती है सीखना, कि शिक्षक ये जानने की बालक कैसे सीखे। शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि हम बालक को कैसे सिखाएं कि बालक सीख जाए। जैसे होता है ना कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल का अगर काम किया जा रहा है तो व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रैक्टिकली तौर पे ज्यादा सीखने का प्रयास करता है। कहा जाता है कि ना आप किसी कौशल में जा रहे हैं, ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो वहां आप ज्यादा सीखते हैं। तो उसी तरीके से शिक्षक को जानने कि बालक कैसे सीखते हैं, उनके सीखने को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान में सीखने से संबंधित निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है, जैसे सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांत, सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व, शिक्षा का स्थानांतरण आदि। ये किसमें? सीखना के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब किसी भी देश के बालक को समूह रूप में पढ़ाया जाता है, ये तो बात सत्य है कि आप समूह रूप में बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, एक ग्रुप में बैठ के पढ़ते, कोचिंग हो, संस्थान में हो, कॉलेजेस में हो, स्कूल में हो, आप ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के अध्ययन के साथ साथ उसके समूह का अध्ययन भी किया जाता है। समूह में व्यक्ति के व्यवहार क्यों बदल जाता है, कैसे बदलता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। बात करी जा रही व्यक्ति के व्यवहार की, बार बार आ रहा है समूह, व्यक्ति के व्यवहार, ग्रुप की बात आ रही है। तो ये शब्द जो है ना, व्यवहार, सारे जो आपके कक्षा के व्यक्ति बैठे हुए समूह में बैठ के जो आपके सहपाठी हैं, सभी का व्यवहार एक जैसा नहीं है। कुछ लोग का आईक्यू लेवल बहुत तगड़ा होता है, तुरंत ही समझ में आ जाता है। कुछ लोग को 4 बार समझाना पड़ता है, 4 बार समझते हैं तब समझ में आता है। कुछ लोग के अंदर अखड़ता होती है, व्यवहार की बात कर रहा है। कुछ लोग थोड़ी खड़ूस टाइप के होते हैं, जैसे मैं। तो क्या व्यवहार उनका बदलता रहता है, एक जैसा व्यवहार सबका नहीं होता। तो इन सब व्यवहार कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है समूह मनोविज्ञान यानी ग्रुप साइकोलॉजी के अंतर्गत। मापन और मूल्यांकन की बात करना है। मापन और मूल्यांकन, शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षणिक उपलब्धि एवं विशेष योग्यता का मापन तथा बुद्धि चरित्र व्यक्ति से संबंधित मापन के लिए भिन्न भिन्न साधनों, विधियों, परीक्षणों और सांख्यिक कार्यों का प्रयोग करता है। मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। मूल्यांकन कैसे किया जाए एक व्यक्ति का? मूल्यांकन करने का केवल तात्पर्य यहां से नहीं है कि हम आपसे एक प्रश्न पूछें तो आप उसका उत्तर दे दें।
आल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस ए आल सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल प्लस सी कॉपी हो गया, कंट्रोल डी से आपका जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ गया। तो केवल इतना जानकारी आप हमको दे देते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम आपका मूल्यांकन कर लिए आपके पास है। आप कंट्रोल प्लस ए कंप्यूटर की बात मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा आल्ट आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं तो आल सेलेक्ट हो रहा है। तो उस आप केवल बता दे रहे हैं, बताने से नहीं हो जाएगा आपका मापन, आप उसको प्रैक्टिकली करके दिखाइए। आपके मापन, आपके बुद्धि, अब देखिए आपकी बुद्धि की भी बात करी जा रही है कि आपका माइंड आईक्यू लेवल कितना है। आपके चरित्र की बात करी जा रही है। चरित्र यानी कि आप समाज में कैसे रहते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, अपने अध्यापक का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, अपने सहपाठियों का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, या हमेशा गाली से ही पुकारते हैं। तो सबका मूल्यांकन किया जाता है, मापन किया जाता है, किसके अंतर्गत? साइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो विभिन्न कार्यों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में अध्यापकों को बालक की बुद्धि, व्यक्ति तथा उसके व्यक्तित्व और विभिन्न योग्यताओं का ज्ञान आवश्यक है। इन सबका मापन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, यानी कि एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी स्कोप की बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब अभिवृद्धि एवं विकास की बात कर रहे हैं। क्या? अभिवृद्धि एवं विकास। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि और शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसका सामाजिक विकास का, आप समाज में रहकर क्या सीख रहे हैं, आपका मानसिक विकास कैसे हो रहा है, आपका शारीरिक विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, इन सब पे बात करी जाती है, इन सबका अध्ययन किया जाता है। इससे क्या होता है, मानव के अभिवृद्धि तथा विकास का अध्ययन जो है वो देखा जाए तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में क्रम से किया जाता है। आप छोटे थे, आपको आ से जेड तक पढ़ाया गया, ए से जेड तक पढ़ाया गया, आ से ज्ञ तक पढ़ाया गया, 1 से 10 तक पढ़ाया गया। थोड़े से बड़े हुए, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, सारी चीजें पढ़ाया गया। इसके बाद और से बड़े हुए, अलजेब्रा पढ़ा दिया गया। इसके बाद और थोड़ा बड़ा हुए, और चीजें पढ़ा दिया गया। तो प्रौढ़ावस्था तक आप क्रमिक अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या, मनुष्य के विकास में उसके वंशानुगत और पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि उसकी भी अहम भूमिका रहती है। क्यों वंशानुगत की बात करी जाए, हालांकि ये बात सत्य नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा और एक चपरासी का बेटा चपरासी ही होगा। एक चपरासी का बेटा आईएएस भी बन सकता है। तो यहाँ वंशानुगत को विशेष महत्व हम नहीं देते हैं। ये उसके लर्निंग प्रोसेस की बात करता है, ये उसके सीखने पे डिपेंड करता है कि उसके सबसे मेन बात होती है वातावरण, कि आप किस वातावरण में हैं, जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में रहेंगे, उसी परिवेश में आप ढलेंगे। आप निचले तबके से हैं, आपका पिता चपरासी है, लेकिन आपको पढ़ाने में उनका पूरा मन लगा हो कि हम अपने बिटवा को पढ़ाएंगे, कैसे भी पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे तो आपको वो एक ऐसे परिवेश में लाके ढाल देंगे जहां पे आपके सीखने की प्रक्रिया नित्य प्रति बढ़ती रहेगी, तो आप आईएएस बन जाएंगे। तो इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की बात हम कर लें। क्या? मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। तो मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा एवं विकास में बच्चों एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उनके समायोजन की क्षमता अहम भूमिका निभाती है। देखिए, जब व्यक्ति का स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा, उसका माइंड नहीं सही रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति नहीं सीख पाएगा। अब आप किसी ऐसी विकराल परिस्थिति से जूझ रहे हैं और आप किताब लेके बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं कुछ, और आप जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, बार बार आपके जेहन में वही आ रही है, आपके माइंड में यही आ रही है कि मुझे इस समस्या से कैसे मुझे निपटारा होगा। और आप मान लीजिए बेड रेस्ट पे हैं, आपका स्वास्थ्य नहीं सही है, आपका स्वास्थ्य नहीं है सही, आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, तो आप कैसे सीख पाएंगे। तो इन मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन क्षमता भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। तो देखा जाए शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान में बालक और अध्यापकों दोनों के मानसिक विकास की बात करता है। ठीक है, दोनों के मानसिक विकास के तत्वों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही समायोजन के कारणों और विधियों का भी अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य सही है, आपके टीचर बैठे हुए, उनका स्वास्थ्य नहीं सही है, दे छींक पे छींक मारे जा रहे हैं, खांसी पे खांसी आई जा रही है, तो कैसे आपको पढ़ाएंगे? आप उब जाएंगे, वो उब जाएंगे। तो यानी कि दोनों का समायोजन लेके चलना है। दोनों को, अगर दोनों का स्वास्थ्य सही है, दोनों का मानसिक परिस्थिति सही है, तभी आप अधिगम कर सकते हैं, तभी आप लर्निंग प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम योगदान की बात कर लेते हैं कि एजुकेशन में साइकोलॉजी का क्या योगदान है। ठीक है,
एजुकेशन में साइकोलॉजी का क्या योगदान है, इस पे बात करें। बालक का महत्व, क्या बालक का महत्व, बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व। बालक का महत्व क्यों है, इस बात से आप सब परिचित होंगे। बालक का महत्व इसलिए है क्योंकि बालक सीख रहा है, सीखने के बाद ही वही आपको सिखाएगा। आप बीएड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो टीचिंग की जो प्रक्रिया वो डेवलप होगी, तो आप सिखाएंगे, तो आपका कहीं ना कहीं महत्व बन रहा है ना। तो बालक की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, अवस्था किस तरीके से वो सीख रहा है, किस परिस्थिति में सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, सारी चीजों पे बात करी जाती है। योगदान रहता शिक्षा में। बालक का महत्व है क्योंकि मैं सीख रहा हूं तो मेरा भी तो कुछ ना कुछ अस्तित्व होगा, या मैं सिखा रहा हूं तो मेरा भी कुछ ना कुछ अस्तित्व होगा। बालकों की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों का महत्व। अब बालक के रुचि है ये नहीं है कि मैथ पढ़े, वो उसका रुचि है कि वो आर्ट लेके चले, और उसकी ये प्रवृत्ति ही नहीं, उसकी सीखने की क्षमता ही नहीं है कि वो मैथ का इक्वेशन सॉल्व कर सके। कहीं ना कहीं उसके शिक्षा के योगदान में उसकी रुचि भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात करी जाए बालकों के व्यक्तित्व विभिन्नताओं की, व्यक्तित्व का विकास की बात करते हैं, सामाजिक परिवेश की बात करते हैं। आप खूब गाली देते हैं, आपको क्लास में रख दिया जाए, कहते हैं ना कि ये मछली जो होती है, एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आप गाली दे रहे हैं, आप उस समाज में बैठ रहे हैं, आपका व्यक्तित्व ही नहीं सही है, तो आप कैसे सीख सकेंगे, कैसे अधिगम कर सकेंगे। और जहां रहेंगे पूरे अपने वातावरण को दूषित कर देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बालक के व्यक्तित्व की विभिन्नताओं का भी महत्व। पाठ्यक्रम में सुधार की बात करी जा रही है, तो पाठ्यक्रम में सुधार की बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि सभी व्यक्ति होते हैं, सबका इक्वल लेवल एक जैसा नहीं होता है। सब लोग, सारे देशों का पाठ्यक्रम एक कर दिया जाएगा तो कैसे। अब यहाँ हिंदी बोली जा रही है, जापान में जाके हिंदी थोड़ी बोलेंगे आप, वहाँ की मुख्य भाषा हिंदी नहीं रहेगी ना। अब चीन में छिन छाओछिंग बोलेंगे, यहाँ आके छिन छाओछिंग थोड़ी बोलेंगे। तो जहां जैसा परिवेश है वहां का वैसा पाठ्यक्रम है, वहां के वैसे पाठ्यक्रम को सुधारने का काम है। और हमारा जो पाठ्यक्रम अभी भी बना हुआ है, ये हमारा पाठ्यक्रम पूरी तरीके से सुनियोजित नहीं है, इसमें अभी भी काम किया जा रहा है। उसमें सुधारने का काम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान परिवेश का जो व्यक्ति है, जो बालक है, जो सीख रहा है, जो सिखा रहा है, सबको एक जो है देखा जा रहा है कि इसका क्षमता क्या है, उसी आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जा, बनाया जा रहा है। अब आपके पाठ्यक्रम में ऐसा चीज डाल दिया जाए जिसका कुछ महत्व है ना। अच्छा, आपके पाठ्यक्रम में जो है महान सुधारक, महान दार्शनिक का जीवन परिचय क्यों डाला जाता है, उनकी महान रानी लक्ष्मीबाई को क्यों पढ़ाया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई को क्यों पढ़ाया जाता है, विवेकानंद जी को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो महान कार्य किए हैं। उनसे आप जो है क्या मोटिवेट होइए और आप भी ऐसा काम करने का प्रयास करिए। बाबा नागार्जुन जी को क्यों पढ़ाया जाता है, महाप्राण निराला जी को क्यों पढ़ाया जाता है, तुलसीदास जी को क्यों पढ़ाया जाता है, मीराबाई को क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों। अब देख लीजिए, आप नागार्जुन जी को उठा के देख लीजिए, आप जो है ऐसे जो नागार्जुन जी, केदारनाथ जी को उठा के देख लीजिए, वो सब विभिन्न परिस्थितियों से जो समाज उस समय वर्तमान परिस्थिति थी उससे जूझ रहे थे, तो समाज को सुधार करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसीलिए पाठ्यक्रम में ऐसा सेक्शन रख दिया गया है। अगर महान दार्शनिक को पाठ्यक्रम में आपको नहीं रखा जाएगा तो आप कैसे समझेंगे कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा अतीत कैसा था। तो पाठ्यक्रम में सुधार करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। और हमारा जो पाठ्यक्रम है ना, ये अंग्रेजों द्वारा थोड़ा बना दिया गया था, तो इसीलिए अभी उसमें सुधार किया जा रहा है। अब वो ससुर वो लोग कहा जाने कि हमको क्या पढ़ना था, विदेश से आए थे चले गए, इसीलिए पाठ्यक्रम में सुधार करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल, फिर वही बात हो रही है कि पाठ्यक्रम क्रियाओं पर बल दिया जाए। जो पाठ्यक्रम हमारे अंतर्गत रखा जा रहा है उसका कुछ ना कुछ हमारे अंदर महत्व हो, हम सीखें। अब हम अगर हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत टेक्नोलॉजी रखी गई है, हम टेक्नोलॉजी क्यों रखी गई है, क्योंकि हम अगर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हम टीचिंग के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हमारा समाज है, अगर उसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो हमारा इस समय वर्तमान परिवेश है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाएंगे, चलचित्र माध्यम से समझाएंगे, एक मूवी के माध्यम से, तो व्यक्ति को ज्यादा समझ में आ रहा है। तो पाठ्यक्रम में क्या किया जा रहा है, उसकी क्रियाओं पर बल दिया जा रहा है। व्यक्ति देखा जा रहा है कि बालक कैसे समझ पा रहा है। देखते हैं कि ना कि चार्ट द्वारा क्यों समझाया जाता है, ग्लोब दिखा के क्यों पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्टर पे चलचित्र दिखाया क्यों जाता है, क्यों, क्योंकि उससे देखकर व्यक्ति, जो बालक है, जो सीख रहा है, जो अधिगम कर रहा है, जो लर्निंग प्रोसेस में, जो डेवलप के प्रोसेस पे है, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है जानकारी प्राप्त हो और उसके जेहन में, उसके माइंड में सेट हो जाए।
इसके लिए पाठ्यक्रम के सहगामी क्रियाओं पर बल दिया जाता है और सीखने की प्रक्रिया में उन्नति होती है। जब अच्छा, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति कैसे होगी? पहले तो लोग तख्ती पे लिखते थे, नीचे राख बिछाकर उस पे लिखते थे, दूधी से लिखते थे, सेठी से लिखते थे, स्याही से लिखते थे। धीरे धीरे कलम आ गया, धीरे धीरे ये देखिए लाइट पेन आ गया। अब लाइट पेन से हम लिख रहे हैं, इसमें कोई स्याही थोड़ी होती है, लाइट पेन से मैं लिख रहा हूँ। तो सीखने की प्रक्रिया में उन्नति हो रही, सिखाने की प्रक्रिया में उन्नति हो रही, तो सीखने की प्रक्रिया में उन्नति होगी। तो यही सारी बातें हैं कि जो आपका साइकोलॉजी और एजुकेशन के अंतर्गत जो योगदान है साइकोलॉजी का, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। सीखने की प्रक्रिया आपकी उन्नति करता है, पाठ्यक्रम को सुधारने का प्रयास करता है, बालक के विभिन्न समस्याओं पर अध्ययन करता है। तो ये सारी चीजें थी। एक बहुत ही छोटी सी क्लास में मैं आप सभी को एक विस्तृत पाठ को सिमेटने का प्रयास किया हूँ। आप सभी इसको जरूर से अच्छे से समझिएगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा, समझ में आएगा। कहीं दिक्कत भी होगी तो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये प्रक्रिया आपको कैसी लगी, क्लास कैसा लगा, समझाया कैसा जा रहा है, क्या इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। हाँ, तो आप लोग बताएंगे, जाहिर सी बात है, आप लोग हमसे ज्यादा ज्ञानी होंगे। हम तो अपने आप को ज्ञानी मान नहीं रहे हैं, आप लोग हमसे ज्यादा जानकार होंगे तो कुछ ना कुछ हमको बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम भी तो आपसे सीख रहे हैं ना, हम सीखेंगे फिर उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। सीखने का प्रयास कर रहे हैं और फिर उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर आपसे सीखेंगे फिर उसे सुधार करेंगे। तो यही सारी चीजें तो मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है और कुछ है थोड़ी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो अगर हमारी क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप सब हमारे क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इतना तो काम कर ही सकते हैं। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।